हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस में भी जिस स्पेसिफिक टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस सबसे कॉमन टाइप का होने वाला आर्थराइटिस होता है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करने वाली डिजीज होती है और इसे मेडिकली डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस विमेंस में मेन की कंपैरिजन में दोगुने अमाउंट में होता है और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक एज से रिलेटेड डिजीज है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जो कि 40 साल से ऊपर की एज के सभी लोगों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को इक्वली अफेक्ट करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जॉइंट्स में दो बोन्स के बीच में होता है और ये उन बोन्स में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और साथ ही साथ उन बोन्स की आपस में होने वाली रबिंग को प्रिवेंट करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में ये कार्टिलेज धीरे धीरे सूखने लगता है, इसमें वाटर कंटेंट की कमी हो जाती है। और वैसे भी सभी लोग अक्सर कॉमन लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जोड़ सूख रहे हैं या जोड़ों के अंदर ग्रीस खत्म हो रही है या जोड़ों का पानी सूख रहा है। तो बेसिकली होता ही है कि ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर वाटर कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। और इसके ड्राई होने की वजह से इस कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से जब जॉइंट पर मोशन आता है या जॉइंट पर मूवमेंट होता है तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे कुछ किनारों से कटना शुरू हो जाता है, वहाँ से टीयर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये कार्टिलेज वहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जब ये डैमेज हो जाता है तो बोन्स के किनारे आपस में टकराने लगते हैं और उन किनारों के टकराने की वजह से उस जॉइंट में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, सूजन आना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ये सूजन जो है वो पेन को भी बढ़ाती है और ये कंडीशन धीरे धीरे काफ़ी पेनफुल भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। अब सभी पर्सन्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है, क्या कारण है इसके होने के। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कई रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है एज। ऑस्टियोआर्थराइटिस 40 साल से ऊपर की एज के लोगों में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर वे लोग प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं या अपने जॉइंट्स को प्रॉपरली टोन अप नहीं करके रखते हैं, उनको प्रिवेंशन नहीं करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है ओबेसिटी। वे लोग जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है उन लोगों में भी जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा बॉडी वेट आने की वजह से जॉइंट्स में रबिंग ज़्यादा होती है और उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वे लोग जो कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और अपने जॉइंट्स को किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों में भी कार्टिलेज धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं क्योंकि उन कार्टिलेज में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। इस वजह से धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लगता है। इसके अलावा जॉइंट पर किसी तरह की अगर इंजरी हो जाती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट के रूप में भी कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता हुआ देखा जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के और भी कई कारण हैं। इसके अलावा कई मेटाबॉलिक डिजीजेज ऐसी होती हैं जैसे कि थायराइड है, जिसमें हमारी बॉडी से कैल्शियम का डिप्लीशन होता है, हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कैल्शियम बोन्स में से ही निकलता है और बोन्स में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है और बोन्स वीक होने लगती है। उसकी वजह से भी धीरे धीरे बोन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों में जॉइंट स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। जॉइंट स्ट्रक्चर क्यों वीक होता है? क्योंकि जॉइंट्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जो बॉडी वेट मसल्स को बियर करना चाहिए वो बॉडी वेट जॉइंट्स के ऊपर आ जाता है और जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस की अमाउंट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे उस जॉइंट में वियर एंड टियर शुरू हो जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस जेनेटिकली भी देखा जाता है। एज ए फैमिली हिस्ट्री भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रेवल करता है। अगर फैमिली में किन्हीं लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आगे की जनरेशन्स में भी इसके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं होता है। अगर आगे की जनरेशन के लोग प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो इससे बचा भी जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या कारण होते हैं, ये क्यों हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपको अपने जॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा पेन रहना शुरू हो जाता है, जो कि रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे कि थकान हो रही है, आप रेस्ट लेते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप काफ़ी ठीक फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है और पेन बहुत जल्दी जल्दी वापस आना शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जब भी आप किसी जॉइंट को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा टेंडरनेस फील होती है, वहाँ पर थोड़ा कड़ापन महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जॉइंट जो है वो सूज गया है, उसमें थोड़ी सूजन आ गई है। तो ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम होता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी या जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि आपके घुटनों में आप फील करते हैं कि थोड़ी स्टिफनेस रहती है और जॉइंट पूरा खुलता नहीं है। जब आप पैर सीधे करते हैं तो घुटना बिस्तर पर पूरा लगता नहीं है। इसी तरह से अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कंधे में है तो आप ये नोटिस करते हैं कि आपका हाथ जो है वो पूरा ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता है, इतनी रेंज पर आकर ही रुक जाता है। अगर बैक में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नेक में है तो आप ये महसूस करते हैं कि आपका जो रोटेशन है बॉडी का वो थोड़ा कम हो गया है, नेक पूरी रोटेट नहीं हो पा रही है, इसी तरह से बैक भी रोटेट नहीं हो पा रही है, आपको घूमने में दिक्कत आती है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चलता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्टिंग फेज है ये और ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट्स में जॉइंट्स में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर घुटने को आप सीधा करते हैं तो उसके अंदर से कट कट की आवाज़ आती है, या आप शोल्डर को अगर रोटेट करते हैं तो उसमें से भी हल्की हल्की कट कट की आवाज़ आने लग जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से बोलते हैं कि जॉइंट में पेन नहीं है लेकिन जोड़ों में से आवाज़ आती है। तो कई बार ये सिम्टम भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टार्टिंग सिम्टम्स में ही देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स फील करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आपको आपके ऑर्थोपेडिशियन या आपके फिजिशियन कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि आपके सिम्टम्स पर बेस्ड होती हैं। जिस तरह के सिम्टम्स हैं उस तरह की मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं और आपके लिए एक लाइट एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि आपके जॉइंट्स को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो और आपके जॉइंट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़े और रेंज ऑफ मोशन भी धीरे धीरे कंप्लीटली अचीव हो पाए। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन के लिए हम डाइट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से डाइट का सहारा लेते हैं। डाइट प्लान इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें आपकी ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड के सब्सटेंसेस आपकी डाइट में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड को इंक्लूड करने वाले सब्सटेंसेस में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इस वजह से नेचुरली वो आपके जॉइंट्स में सूजन को कम करने का काम करते हैं और आपके सिम्टम्स को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से डाइट को प्लान किया जाता है जिसमें कि आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस आपको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं। तो इस तरह से 3 वे अप्रोच यूज़ करते हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वे लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, उनको इन सिम्टम्स के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ये सिम्टम्स पिछले कुछ समय से अपनी बॉडी में फॉलो कर रहे हैं तो उनको ज़रूर अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए और इसे प्रॉपरली डायग्नोज करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानकारी। आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।